नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अपने राजस्थान ज्योग्राफी में सॉइल मिट्टी वाला जो चैप्टर था उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मिट्टी के वर्गीकरण के ऊपर एक चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण, कणों के आधार पर वर्गीकरण और उसकी उत्पत्ति या संरचना जो है, जिस स्थान पे वो मिट्टी बनी है उसके आधार पर मृदा का एक वर्गीकरण देखा था। आज अपने राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा किया हुआ जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के कृषि विभाग ने, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, कि मिट्टी जो है उसको 14 अलग अलग प्रकारों के अंदर डिवाइड किया है। तो 14 प्रकार कौन कौन से जिलों के अंदर हमें मिलते हैं और उन प्रकारों को हम किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे मेनली। और इसके बाद में मृदा से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं राजस्थान की कौन कौन सी है उनके बारे में भी अपने थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो है वो तैयार करेंगे। चलिए अपने बात करते हैं कृषि विभाग का जो मृदा वर्गीकरण है उसके बारे में। कृषि विभाग का सामान्य मृदा वर्गीकरण। तो राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने मृदा को कुल मिला के 14 प्रकारों के अंदर विभाजित किया है। अब इन 14 प्रकारों को अपने दो अलग अलग फॉर्म के अंदर पढ़ लेते हैं ताकि अपने लिए इजी हो जाएगा इसको समझना और करना। देखिए आप मृदा के प्रकारों को अपने डिवाइड करें राजस्थान के अंदर अगर, तो प्रकार कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने उत्तरी राजस्थान से इसकी शुरुआत करते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों से इसकी शुरुआत करते हैं। तो अपना जो कृषि विभाग है उसने तो जिले के रूप में केवल एक गंगानगर को ही प्रदर्शित किया अपने वर्गीकरण में, क्योंकि उस समय हनुमानगढ़ अस्तित्व में नहीं था जिस समय ये वर्गीकरण किया जा रहा है। सन 1990 से पहले का वर्गीकरण है ये। तो आपको अकेला गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी इसमें इंक्लूड मिल सकता है। तो यहाँ जो मृदा के दो प्रकार मिलते हैं उन प्रकारों को अपने थोड़ा टेक्निकली इनका नाम अलग सा है। एक मृदा को बोलते हैं साइरोजेम्स मृदा के नाम से, और दूसरी जो मृदा है उसको बोलते हैं रेवेरिना मृदा के नाम से। रेवेरिना और साइरोजेम्स, ये दो मिट्टी के प्रकार जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की मिट्टी कैसी है ये बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये घग्गर के मैदानी प्रदेश की मिट्टी है। तो एक तरीके से क्या है, दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में मिलने वाली एक तरीके की क्या होगी, दोमट मिट्टी होगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होगी, जो कि घग्गर नदी के द्वारा किसी प्राचीन समय में बिछाकर लाई हुई मिट्टी है। ये एक्चुअल में क्या है, ऐसी नदी जो किसी समय में प्राचीन समय में बहती थी, आज उसका प्रवाह नहीं है। तो ऐसा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल वाले क्षेत्र में खूब सारा एरिया जो है वो होता है जिसको अपने आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं जो पहले किसी समय में बने थे, उन मैदानों को अपने सामान्य रूप से बांगर मैदान भी बोल देते हैं। तो ये राजस्थान के बांगर जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है। पुराने जलोढ़ मिट्टी के बने हुए मैदान जो है वो यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, और इसके ठीक नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जिसको अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलने वाली जो मृदा है उसको अपने जिप्सी फेरस मृदा के नाम से जानते हैं। ये नाम आप याद रखिए। अकेले बीकानेर जिले की मृदा अगर देखी जाएगी तो वो कौन सी मृदा कहलाएगी, जिप्सी फेरस मृदा। कारण भी है क्योंकि इस मृदा के अंदर जिप्सम की मात्रा जो है वो थोड़ी ज्यादा मिलती है, या इसके मृदा का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर जिप्सम चट्टानें जो है उनकी अधिकता पाई जाती है। इसी वजह से इस मृदा को अपने किस नाम से जानते हैं, जिप्सी फेरस मृदा के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद में फिर देखिए आप आगे, इससे आगे अगर अपने बढ़े तो फिर अपने बीकानेर को भी टारगेट करेंगे एक तो। इसके बाद में फलोदी का थोड़ा सा पार्ट जो जैसलमेर से अलग होकर के इस साइड में बना। इसके बाद में अगले डिस्ट्रिक्ट के रूप में जैसलमेर लें और अगले डिस्ट्रिक्ट के रूप में बाड़मेर लें। तो ये जो चार जिले हैं हमारे पास, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर अपने राजस्थान के तीन सबसे बड़े जिलों के अंदर आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, है ना। जोधपुर को इसमें अपने शामिल नहीं कर रहे हैं, जोधपुर की जगह अपने इसमें फलोदी को शामिल कर रहे हैं। फलोदी को, तो फलोदी भी पूरा भाग शामिल नहीं है लेकिन कुछ पार्ट जो है वो फलोदी का इसमें शामिल है। तो यहाँ बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं, अपने को पता है ना, सैंड ड्यून्स ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा ये मरुस्थलीय प्रदेश की मृदा है, तो इसके लिए कॉमन शब्द काम में लेते हैं, मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त मिट्टी। बालू का स्तूप युक्त मिट्टी, यानी कि इसके नाम के साथ बालू का स्तूप शब्द भी जोड़ेंगे। तो अगर बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय मृदा का उदाहरण अगर आपसे पूछ रहे तो वो चार मुख्य जिले, जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखेंगे तो वो जैसलमेर में हमें दिखाई देगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इन चारों जिलों की मृदा होगी। अब अगर मैं इसके बाद में बात करूं कि कंप्लीट राजस्थान के अरावली के पश्चिम वाले भाग में मिलने वाली जो मृदा है, जिसके अंदर मैं सारे इन्हीं क्षेत्रों को और शामिल कर लूं, जो बचा हुआ हमारा क्षेत्र है इसको हम और शामिल कर लें अगर, इस प्रकार से अर्धशुष्क मरुस्थल को पूरे को शामिल कर लें अगर, तो इस पूरे एरिया की जो मृदा बनती है प्रतिनिधित्वकारी मृदा, उस पूरी मृदा को अपने बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा के नाम से। बताइए कौन सी मृदा बोलते हैं इसको, मरुस्थलीय मृदा।
तो अरावली के पश्चिम वाली साइड में ये जो मृदा मिल रही है हमें, ये अलग अलग फॉर्म में मिल रही है, जिसके अंदर दो नाम तो हमने ये पढ़े, साइरोजेम्स और रेवरिना के नाम से। तीसरा प्रकार जो हमने पढ़ा वो जिप्सीफेरस मृदा के रूप में पढ़ा। चौथा प्रकार इसमें वो पढ़ा जो मरुस्थलीय बालुका स्तूप युक्त मिट्टी के रूप में जाना जाता है। और पांचवा जो प्रकार हमने पढ़ा वो मरुस्थलीय मृदा के रूप में, जो कि पूरे मरुस्थल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली मृदा है एक तरीके से। अब ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है ये भी राजस्थान में अलग अलग टाइप से मिलती है हमें। कई जगह ये लाल रेतीली मृदा के रूप में मिलती है, लाल रेतीली मृदा के रूप में, जिसके अंदर लाल बजरी के कणों की अधिकता ज्यादा मिलती है। कहने का मतलब ये है, लाल कणों का मतलब ये है कि इसके अंदर बजरी के तत्व जो है वो ज्यादा मिलते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा पथरीला मरुस्थल वाला इलाका है, जिसके अंदर जोधपुर की बात कर लें अपने, ठीक है, जोधपुर हो गया, ठीक है, जोधपुर के बाद में इस साइड में नीचे बाड़मेर, नागौर, ठीक है, जैसलमेर, इस क्षेत्र में कुछ एक मृदा जिसमें बजरी की अधिकता मिलती है, वो मृदा जो है वो हमारी कैसी है, रेतीली मृदा के रूप में है। इसके बाद में इसी क्षेत्र में हमें एक रेतीली मृदा और मिलती है जिसको अपने पीली भूरी रेतीली मृदा बोल देते हैं, पीली भूरी रेतीली मृदा। एक चीज का ध्यान रखना आप, ये लाल मृदा अपने को राजस्थान में और भी कोई क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन वहां लाल के साथ अपने रेतीला शब्द नहीं जोड़ेंगे। जब अपने लाल के साथ रेतीला शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्र की ही मृदा है या मरुस्थलीय मृदा का ये क्या माना है, उप प्रकार है ये, कहने का मतलब। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीली भूरी रेतीली मृदा, तो ये भी मोस्टली हमारे पास, अच्छा ये लाल रेतीली मृदा, एक इसका क्षेत्र और ध्यान रखिएगा, शेखावटी क्षेत्र जो है हमारा, उसके अंदर भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये मृदा क्या है, थोड़ी सी जल धारण करने की क्षमता इसमें थोड़ी ज्यादा होती है लाल रेतीली मृदा के अंदर, और उसकी वजह से ये मृदा जो है वो मोटे अनाज के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी, मोटे अनाज का उत्पादन अच्छा होता है। तो जोधपुर है, बाड़मेर है, नागौर है, शेखावटी है, ये सारे क्या है, मोटे अनाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद में पीली भूरी रेतीली मृदा, ये भी मरुस्थलीय प्रदेश में इसी जोधपुर वाले इलाके के अंदर आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरी यहाँ पर एक मृदा और मिलती है अपने को, जिसको अपने खारी मृदा के नाम से या लवणीय मृदा के नाम से बोलते हैं, खारी मृदा। तो ये तो वैसे क्या है, उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है जिन क्षेत्रों के अंदर नीचे भूमिगत माइकासिस चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। शायद मैंने आपको राजस्थान का मरुस्थल पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये डिटेल से बताई थी। ये जो माइकासिस चट्टानें होती हैं, इन माइकासिस चट्टानों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती रहती है जिसको अपने केशिका क्रिया बोलते हैं। देखिए ये माइकासिस चट्टान है, इसके ऊपर ये मृदा वाला भाग है, ये मृदा वाला, और इस मृदा के अंदर पाई जाती है बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं जिनको अपने केशिका बोलते हैं। केशिका, केश की तरह, बाल की तरह की संरचना। अब इन केशिका में पानी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर उठता है, यानी कि इनमें जो पानी की पंपिंग होती है वो क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। अब वर्षा जल के कारण जो पानी ऊपर से नीचे आया है वो इन माइकासिस चट्टानों के ऊपर ही एकत्रित रहता है, और इन्हीं केशिका क्रिया के द्वारा जब ये पानी वापस ऊपर की तरफ आता है तो मिट्टी के अंदर घुले हुए जो लवण होते हैं हमारे, उन लवणों को ये भूमि की सतह के ऊपर ले आता है और एक सफेद रंग की चादर बिछा देता है। यहाँ सफेद रंग की क्या बिछा देता है, चादर बिछा देता है। ये सफेद रंग की जो चादर होती है इसी को अपने रेह बोल देते हैं, इसी को अपने कल्लर बोल देते हैं, रे या कल्लर। और हमारी हिंदी की सामान्य भाषा में ऐसी मृदा जो है उसको अपने ऊसर मृदा के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। तो ऊसर मृदा, रेह मृदा, कल्लर मृदा, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर माइकासिस चट्टानों की अधिकता मिलती है उस क्षेत्र में मिलने वाली खारी मृदा। अब खारी मृदा है तो उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये उपजाऊपन की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण मृदा नहीं है। तो इस मृदा की सबसे ज्यादा मात्रा जो हमें मिलती है वो इस साइड में मिलती है अपने को, ये जो जालोर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, जालोर बाड़मेर यानी कि लूणी बेसिन के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर ज्यादा काउंट होता है। तो इसी वजह से इस क्षेत्र में एक नहर परियोजना जो है वो सक्सेस की जा रही है, नर्मदा नहर परियोजना के नाम से, जिसका नाम अपने जानते हैं। तो नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की वो पहली परियोजना थी जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया था, या स्प्रिंकलर जो सिंचाई है उसको अनिवार्य किया गया था। क्योंकि अगर हमने खुले में पानी बहा दिया नहर का तो निश्चित बात है वो जो अतिरिक्त पानी है वो नीचे जाएगा और नीचे वो केशिका क्रिया के कारण ऊपर आएगा और पूरी मृदा जो है उसको महीने भर के अंदर ही पूरा क्या कर देगा, नमक की सफेद चादर के रूप में बिछा देगा उसको। इसी वजह से सरकार ने क्या किया, वहां पे ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया। तो बूंद बूंद करके जो पौधों के ऊपर पानी गिरता है वो भूमिगत नीचे माइकासिस चट्टानों तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि पौधे की पानी की पूर्ति भी हो जाती है और लवणता जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा इस खारी मृदा के अंदर भी विशेष रूप से जालोर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में अनार की कृषि बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन यही है कि इस मृदा के अंदर बाकी तत्व तो मौजूद है, और अनार वैसे भी क्या है, थोड़ा सा लवणीय मृदा के अंदर उगने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो अनार जो जालोर और बाड़मेर दोनों ही जिले आजकल अनार के उत्पादन में राजस्थान में आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसके पीछे कारण जो है वो नर्मदा नहर परियोजना और उसके अंदर शुरू की गई कौन सी ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इस मरुस्थलीय मृदा के कुछ और प्रारूप जो है वो भी हमें इस पश्चिमी मरुस्थल वाली साइड में दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने एक कॉमन सा वर्गीकरण देखा जो कि 5 अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड करके देखा। चलिए अब अपने एक इसमें वर्गीकरण के एक वर्गीकरण को और मेंशन करते हैं इसी प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में। देखिए आप इसी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अपने एक तथ्य और भी पढ़ते हैं कि ये जो मृदा है हमारी मरुस्थलीय प्रदेश वाली, इस मृदा के अंदर विशेष रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, ये वाला जो क्षेत्र हमारा, इस मृदा के अंदर क्या है कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। कौन से तत्व की? कैल्शियम तत्व की। और साथ ही ये दिखने में हमें ब्राउन कलर की दिखाई देती है। कैसी? ब्राउन कलर। तो इस मृदा को हम एक और नाम से भी संबोधित करते हैं, कैल्सी ब्राउन मृदा के नाम से। कौन सी मृदा? कैल्सी ब्राउन मृदा। तो विशेष रूप से अगर मैं बात करूं जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ठीक है, पाली का थोड़ा बहुत भाग, ठीक, इस क्षेत्र में मिलने वाली जो मृदा है वो हमारी कौन सी रहती है? कैल्सी ब्राउन मृदा रहती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम तत्व की अधिकता होती है और ये दिखने में हमें ब्राउन या भूरे रंग की दिखाई देती है। तो इसको अपने भूरी रेतीली मृदा बोल दो या कैल्शियम युक्त भूरी रेतीली मृदा बोल सकते हैं इसको। अब इसके ठीक विपरीत साइड में दूसरी तरफ, विपरीत साइड का मतलब इस तरफ, यहां जो हमें मृदा दिखाई देती है विशेष रूप से शेखावटी, जयपुर का ऊपरी भाग और चूरू वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो हमें मृदा दिखाई देती है वो इसके ठीक विपरीत मृदा हम उसको बोलते हैं, उसको अपने नॉन कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन प्रकार की मृदा से बोल के संबोधित करते हैं, नॉन कैल्सी ब्राउन। तो इसके अंदर कैल्शियम तत्व के नहीं मिलता, लेकिन बावजूद उसके इसका रंग जो है वो कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। इसलिए इस मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्सी ब्राउन मृदा के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। तो ये 7 मृदा जो हमने अभी तक पढ़ी है या मृदा के प्रकार पढ़े, ये अरावली के क्या मिलते हैं हमें? पश्चिम वाली साइड में मिलने वाली मृदा के प्रकार। ठीक, चलिए अब अपने नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अरावली के पूर्वी साइड में अपने कुछ टारगेट चिन्हित करते हैं। देखिए अलवर की बात करने, भरतपुर की, डिग की, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, जयपुर और दौसा, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में मिलने वाली जो मृदा है उसको हमने पहले ही एक नाम दे रखा है जलोढ़ मृदा का, और इसको अपने नाम देते हैं नवीन जलोढ़ मृदा का। क्या नाम देते हैं बताइए? नवीन जलोढ़ मृदा। यानी कि नई नदियों के द्वारा, चंबल में और में आज भी क्या है इस मृदा का निर्माण, बनास नदी जो है वो आज भी लगातार बह रही है और नए जलोढ़ मिट्टी के मैदान हर साल वो बनाती रहती है ना। तो ऐसे जो मैदान होते हैं उनको अपने नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान बोलते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी प्रदेश इसी वजह से राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश माना जाता है, क्योंकि इस नवीन जलोढ़ मृदा के अंदर 2 महत्वपूर्ण तत्व, नाइट्रोजन के रूप में और फास्फेट के रूप में, ये दोनों ही तत्व जो है वो क्या मिलते हैं इसके अंदर? ज्यादा मिलते हैं। इसी वजह से प्रत्येक फसल इसके अंदर उत्पादित हो सकती है। आप सरसों ले लो, बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, कोई भी फसल हो, वो सारी फसलें इसके अंदर क्या हो सकती है? उत्पादित हो सकती है। ठीक, इसके बाद में अपने फिर नीचे की तरफ आए, इस क्षेत्र के अंदर ये वाला एरिया अगर अपने काउंट करें, हाड़ौती पठारी प्रदेश वाला, तो इसमें भी मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ये जो मृदा है इसको मध्यम काली मृदा के नाम से अपने संबोधित करते हैं। पूरी काली मृदा तो नहीं है, लेकिन ये मध्यम काली मृदा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये 8 नंबर मृदा हमारी, और ये हमारी कौन सी? 9 नंबर मृदा, मध्यम काली मृदा के रूप में। तो मध्यम काली मृदा जो है एक तरीके का काली मृदा ही है। तो इस काली मृदा को हमने 1-2 नाम और भी दिए हैं, संबोधित किए हैं, बताया था मैंने आपको। चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं इसको, रेगर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, रेगर मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से। स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं इसको, राजस्थान की क्ले मृदा भी बोलते हैं इसको, राजस्थान की कपास वाली मृदा के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो ये सारे नाम इस मिट्टी के अंदर मिलने वाले, विशेष रूप से जो मध्यम काला इसका प्रवृत्ति है, और ये मध्यम काली प्रवृत्ति बनने के पीछे कारण ये कि ये मिट्टी जो है या यह पठारी प्रदेश जो है वो किसी समय में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, और ज्वालामुखी के लावा से बनने वाली जो चट्टाने होती है उनको अपने क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं। तो ये राजस्थान की मृदा जो है वो बेसाल्ट मृदा के रूप में भी जानी जाती है। तो बेसाल्ट मृदा होने के कारण इसके अंदर विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो पठारी प्रदेश में उत्पादित होने वाली वो तमाम फसलें, जिसके अंदर विशेष रूप से अगर अपने बात करें, देखो कौन कौन सी मृदा के लिए? कपास के लिए, चावल के लिए, मसालों के लिए और दालों के लिए, ये 4 विशेष फसलें जो है वो इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? उत्पादित होती है। तो ये हाड़ौती प्रदेश की हमारी कौन सी है? मध्यम काली मृदा इसके अंदर शामिल रहती है। चलिए नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है,
विशेष रूप से दो ही जिलों को अपने काउंट करें तो यहां मिलने वाली जो मृदा है उस मृदा को अपने लाल लोमी मिट्टी या रेड लोमी मिट्टी या इसी मृदा को अपने लेटराइट मृदा के नाम से संबोधित करते हैं। लेटराइट मृदा, हिंदी में अगर बोलेंगे तो लाल दोमट मिट्टी बोल सकते हैं अपने इसको, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो ये लाल दोमट मिट्टी जो है ये एक्चुअल में क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी है, जो कि क्योंकि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, वर्षा अधिक होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वनस्पति जो है उसका भी प्रतिशत थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो वनस्पति के कारण क्या होता है, जो भी पत्तियां वगैरह जो भूमि की सतह पर गिर जाती है उसको अपने जीवाश्म बोलते हैं या जीवाशेष बोल सकते हैं अपने उसको, ह्यूमरस बोल सकते हैं अपने उसको, ह्यूमरस। इस ह्यूमरस के साथ जब जल मिल जाता है और जब ये गीला पदार्थ जो बनता है जल के मिलने से, पेड़ पौधों के पत्तियां, जीव जंतुओं के अवशेष वगैरह से, जब इस क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र जो है वो हम पहले भी जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, विशेष रूप से क्योंकि कर्क रेखा यहाँ बहुत पास से गुजरती है, इसलिए टेम्परेचर अगर देखेंगे तो वर्ष भर क्या आता है यहाँ पे लगभग ज्यादा ही बने रहते हैं। तो इसकी वजह से ये ह्यूमरस और जल वाला हिस्सा जब सूखता है तो ये ईंट की तरह कठोर हो जाता है, ईंट की तरह कठोर या लाल दिखाई देने लगता है हमें। तो वास्तव में तो कहता है इसका लाल रंग जो है ना वो लौह तत्व की अधिकता के कारण हमें दिखाई देता है। लौह तत्व की अधिकता, लोहा वैसे तो क्या है काले रंग के लिए उत्तरदायी होता है मिट्टी की, इसमें लौह तत्व खूब मिलता है, लेकिन जब ये लौह तत्व ऑक्सीकृत हो जाता है और जब ये फेरस की तुलना में फेरिक के अंदर तब्दील हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड बनते ही इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, लाल रंग में तब्दील हो जाता है। तो ये लोहे का फेरिक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये रंग जो है वो इसका क्या दिखाई दे रहा है, हमें लाल दिखाई दे रहा है। कारण इसका यह है कि ह्यूमरस और जल जब मिलते हैं और इनसे गीला पदार्थ जो बनता है, जब वो तापमान ज्यादा होता है, आगे जब बरसात रुक जाती है, तो इस प्रकार ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, एक बार पका फिर सूख गया, फिर पका फिर सूख गया, तो इसकी वजह से इस मृदा का रंग जो है वो ईंट की तरह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी वजह से इसको अपने लेटराइट मृदा या इसको अपने रेड लोमी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यह मृदा विशेष रूप से अगर मैं बात करूं मक्का के उत्पादन के लिए फेमस है। मक्का का उत्पादन स्पेशली इस मृदा के अंदर बहुत अधिक होता है। मैंने राजस्थान की कृषि पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस मृदा के अंदर जो माही नदी की मृदा है, उस माही नदी की मृदा का अधिकांश भाग रेड लोमी प्रकार का है, और इसी वजह से मक्का की कुछ किस्मों के नाम जो है वो भी माही नदी के नाम पे रखे गए हैं। तो ये रेड लोमी मिट्टी जो है विशेष रूप से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो वो कौन सी, हमारी मक्का की फसल। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट मृदा की तरफ अगर बढ़े तो हमें दो टारगेट चिन्हित करने हैं विशेष रूप से। देखिए आप, यहां हमें उदयपुर जिला लेना है और यहां हमें कोटा जिला लेना है। तो उदयपुर और कोटा के बीच में ये जो मृदा मिल रही है हमें, इस मृदा को हम एक और नाम देते हैं, इसको अपने पर्वतीय मृदा के नाम से संबोधित करते हैं। पर्वतीय मृदा बोल दो, या इसको इंग्लिश में लिथोसोल के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश वाला वर्ड एग्जामिनर दे देते हैं तो अपने लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो उदयपुर और कोटा, अब आप ये मत कहना कि सर पर्वतीय क्षेत्र तो राजस्थान के और भी बहुत सारे जिलों में देखने को मिलता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कृषि विभाग के वर्गीकरण की कर रहे हैं। तो कृषि विभाग ने उदयपुर और कोटा को पर्वतीय मृदा के जिले माने, इसीलिए हम दो की बात करेंगे। हम इसमें सिरोही को या और अदर डिस्ट्रिक्ट अजमेर, जयपुर, इनको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, सामान्य रूप से हम बोल सकते हैं कि पर्वतीय मृदा इन जिलों में भी मिलती है। जहां जहां अरावली का विस्तार मिलता है उसके ऊपर वाली जो सतह है वहां पे मिलने वाली मृदा है उसको अपने पर्वतीय मृदा बोल सकते हैं। लेकिन टिपिकली जो कृषि विभाग ने वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने सिर्फ उदयपुर जिले को और दूसरा कोटा जिले को, इन दो जिलों की ही मृदा जो है उसको पर्वतीय मृदा या लिथोसोल के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये पर्वतीय या लिथोसोल मृदा जो है ये सबसे पतली मृदा मानी जाती है जो कि पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। तो अभी तक हमने 9 तो यहां डिस्कस कर दिए थे, 10वां हमने ये डिस्कस कर दिया है, और 11वां प्रकार जो हमने डिस्कस कर दिया है वो कौन सा है, पर्वतीय या लिथोसोल मृदा का। अब हमारे पास अभी भी 3 प्रकार इसके और बचते हैं विशेष रूप से, उनके आगे अपने और बात कर लेते हैं। ये तीनों ही प्रकार जो है वो एक विशेष प्रकार के कलर से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए एग्जामिनर जो है वो इसमें अक्सर अपने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। देखिए आप, इन 3 नामों के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपने लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र लेते हैं। किसका, लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र, ये लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र। तो लूणी नदी के अपवाद क्षेत्र में आने वाले जिलों के अंदर अगर अपने बात करें तो अजमेर को अपने उस साइड में छोड़ देते हैं एक बार, अजमेर के बाद में नागौर,
नागौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, इधर इस साइड में बात करें तो जालौर, और इस साइड में बात करें तो पाली, ठीक है, और बीच में एक डिस्ट्रिक्ट का मोर ले तो बालोतरा, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर जहां लूनी नदी का प्रवाह होता है, लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, तो इस लूनी के प्रवाह क्षेत्र में मिलने वाली जो मृदा है उसको अपने ग्रे ब्राउन मृदा के नाम से जानते हैं। कौन सी मृदा? ग्रे ब्राउन मृदा। यानी कि ये ब्राउन तो है, इससे पहले हमने भूरी मृदा तो ये सारी पढ़ी थी, लेकिन इस भूरी मृदा के साथ ग्रे, या आप ये कह दो ग्रे को क्या बोलोगे आप, सलेटी, है ना, सलेटी भूरी मृदा जो है उसका प्रकार जो है वो विशेष रूप से हमें दिखाई देता है कहां? लूनी नदी वाले अपवाद क्षेत्र के अंदर। तो ये जो जिले हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है? ग्रे ब्राउन मृदा के क्षेत्र कहलाते हैं। इसी मृदा को अपने कई बार कुछ और नामों से संबोधित भी करते हैं। इसी मृदा को अपने ग्रे पेंटेड मृदा, ठीक है, इसी मृदा को कई बार धूसर मृदा, ठीक है, और इसी मृदा को अपने धूसर मृदा या ग्रे पेंटेड मृदा, इन नामों से इसको संबोधित करते हैं। तो ये हमारे पास लूनी नदी में मिलने वाली एक मृदा का प्रकार है, जो 12वां प्रकार, जिसको अपने ग्रे ब्राउन मृदा के नाम से जानते हैं। अब लूनी के ठीक विपरीत दिशा में अरावली के पूर्वी दिशा से भी एक नदी बहती है, जिसको अपने बनास नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? बनास। तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है विशेष रूप से हमारे पास, ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर को भी थोड़ा काउंट कर लें अगर अपने, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में बहने वाली ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी की मृदा जो है इसको बोलते हैं अपने येलो ब्राउन मृदा के नाम से। ये भी ब्राउन है, लेकिन ये ब्राउन में कैसी मृदा है? येलो ब्राउन मृदा, पीली भूरी मृदा बोलते हैं इसको, पीली भूरी मृदा। तो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों के अंदर नाम आता है किसका? पीली भूरी मृदा का। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की जो मृदा है उसको कौन सी मृदा के नाम से? पीली भूरी मृदा के नाम से इसको संबोधित करते हैं। तो हमने 12 कर दिए, और ये हमारे पास कौन सा? 13वां। अब लास्ट बचता है हमारे पास 14वां प्रकार। तो 14वें प्रकार को अपने दो ही जिलों के रूप में इंडिकेट करते हैं, अजमेर, और नीचे की तरफ आए तो भीलवाड़ा। तो अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में मिलने वाली जो मृदा है, इस मृदा को हम एक और नाम देते हैं, इसको न्यू ब्राउन मृदा के नाम से जानते हैं। कौन सी मृदा? न्यू ब्राउन मृदा। कई बार इसी मृदा को धूसर मृदा या ग्रे पेंटेड मृदा भी लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी मृदा को सिरोजम मिट्टी के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। कौन सी मृदा? सिरोजम मिट्टी। तो अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में मिलती है हमें कौन सी मृदा? न्यू ब्राउन मृदा। तो अब ये ब्राउन से हमें याद रख लेना है, ब्राउन से 3 नाम है हमारे पास। ग्रे ब्राउन, जो कि विशेष रूप से लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र वाले क्षेत्र में मिलती है। इसके ठीक विपरीत बनास नदी वाला क्षेत्र है, तो बनास नदी वाले क्षेत्र में मिलने वाली मृदा है उसको अपनी येलो ब्राउन मृदा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ अगर अपने बात करें अजमेर और भीलवाड़ा, तो यहां मिलने वाली जो मृदा है उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यू ब्राउन मृदा के नाम से बोलते हैं। तो ये हमारे पास मिट्टी का 14वां और अंतिम प्रकार था, ठीक है। तो ये 14 प्रकार जो है वो राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा वर्गीकृत किए हुए प्रकार है। अब अगर इनको अपने इंडिकेट करें तो निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर इसमें से जरूर पूछने लगे, हर हाल में ही पूछने लगे। जैसे ये नाम तो 2 अलग से हैं, तो आपको ध्यान रह जाएंगे, साइरोजेम्स और दूसरा कौन सा? रेवेरिना के नाम से। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर ये विशेष रूप से। बीकानेर अकेले की मृदा पूछ ले तो जिप्सी फेरस के रूप में। उसके बाद में मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप वाली मृदा वहां जुड़ेगी, जहां विशेष रूप से 4 बड़े जिले हमारे आते हैं, जिसमें 3 जिलों को लेना है हमें। फिर मरुस्थलीय मृदा, पूरे मरुस्थलीय प्रदेश की मृदा, उसी के अपने को अलग अलग रूप, लाल रेतीली, पीली भूरी रेतीली, है ना। अब ध्यान रखना, वहां भी हमने येलो ब्राउन की बात की, लेकिन उसके साथ हमने बनास नदी वाली के साथ में रेतीली शब्द नहीं जोड़ा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक मृदा यहाँ पर रहती है, कौन सी? खारी मृदा के रूप में। फिर आगे बढ़े थे हम, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? 5 प्रकार तो ये देखे थे। छठे प्रकार से हमने जो शुरू किया था वो कैल्सी ब्राउन मृदा, जिसके अंदर कैल्शियम होने की वजह से वो ब्राउन दिखाई दे रही है, सॉरी कैल्शियम ज्यादा है और साथ में ब्राउन दिखाई दे रही है, तो उसको कैल्सी ब्राउन मृदा के रूप में। और इसके ठीक विपरीत शेखावटी वाले क्षेत्र में जो मिलती है उसको अपने क्या नाम दिया? नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा का नाम दिया। उससे नीचे आएंगे अगर अपने, तो ये वाला जो पूर्वोत्तर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी के रूप में। इसके बाद इसके ठीक नीचे वाला मध्यम काली मृदा के रूप में। और राजस्थान के ठीक दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली मृदा जो है वो हमारी कौन सी है? रेड लोमी, लेटराइट मृदा या लाल दोमट मृदा, कुछ भी बोल दो आप इसको। तो ये 10 प्रकार देखें। 11वां प्रकार हमने पर्वतीय मृदा या लिथोसोल के रूप में इंडिकेट किया, जो कि कहां मिलता है? विशेष रूप से उदयपुर, और दूसरा जिला इसके अंदर कौन सा है? कोटा, याद रखना इसको। फिर हमने थर्ड टाइप जो इसमें देखा वो 3 ब्राउन कलर से रिलेटेड था। लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र की मृदा है उसको ग्रे ब्राउन बोलते हैं, बनास नदी वाली को अपने क्या बोलते हैं? येलो ब्राउन बोलते हैं। और उसके बाद में विशेष रूप से 2 जिले अगर अपने ले, कौन से? अजमेर जिला, और दूसरा जिला अगर ले तो कौन सा? भीलवाड़ा। इन दोनों की जो मृदा है उसको अपने क्या बोलते हैं?
न्यू ब्राउन मृदा के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये तीनों प्रकार का जो मृदा का वर्गीकरण था हमारा, वो हमने यहां पर आकर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहला हमने एक प्रकार से वैज्ञानिक वर्गीकरण जो था वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वर्गीकरण आजकल इसमें से क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास मृदा का वर्गीकरण रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मृदा के अंदर, और वो है हमारे पास मृदा अपरदन मृदा से जुड़ी समस्याएं। मृदा से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी? तो राजस्थान में मृदा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्या जो है वो हमारा अपर्दन वाली समस्या है। अपर्दन, अपर्दन का अर्थ तो आप सभी जानते हैं सामान्य भाषा में। भौगोलिक रूप से अगर अपने देखें तो किसी भी ऐसे कारक के द्वारा जिसमें वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर हो सकता है, हिमानी हो सकती है, ठीक है, कोई भी ऐसा कारक जिसकी वजह से मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह जो मैंने बताया था सर्वाधिक उपजाऊ होती है, वो बहकर दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये क्रिया जो है इसी को अपने क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर मृदा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला फैक्टर जो है वो अपर्दन है। इवन कि ये मान लो आपके 19.4% जो एरिया है हमारा क्षेत्रफल है वो अपर्दन से प्रभावित है, अपर्दन से प्रभावित। ठीक है, अब राजस्थान में होने वाला अपर्दन जो है वो सर्वाधिक, अगर उसका टाइप मैं आपको बताऊं तो सर्वाधिक हमारे यहाँ वायु अपर्दन होता है। सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो कौन सा होता है राजस्थान के अंदर? वायु। कारण भी है, क्योंकि एक तो हमारा क्या है 61% भाग मरुस्थल वाला है, और दूसरा तेज गति वाली हवाएं चलती है, हमारी जनसंख्या घनत्व कम है, इसकी वजह से वायु का निर्बाध प्रवाह रहता है, और इसी वजह से वायु के साथ अपर्दन जो है वो ज्यादा होता है। सेकंड जो हमारे महत्वपूर्ण जो अपर्दन होता है उसको अपने जल अपर्दन बोल देते हैं। ये हिमानी या ग्लेशियर प्रकार का अपर्दन हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं मिलता। ये पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, हिमालय वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पर मिलने वाला अपर्दन। तो राजस्थान में तो केवल दो ही प्रकार का अपर्दन हमें दिखाई देता है, वायु अपर्दन के रूप में या जल अपर्दन के रूप में। सबसे ज्यादा जो दिखाई देता है वो वायु अपर्दन। ओवरऑल अगर अपने बात करें तो सर्वाधिक अपर्दन से प्रभावित जिला अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा जैसलमेर जिला, क्योंकि एरिया वाइज भी बड़ा है, मरुस्थल ज्यादा है, तो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ? जैसलमेर। और अपर्दन की क्रिया जो सर्वाधिक जिस महीने में होती है वो महीना हमारा है जून का महीना। अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो महीना है हमारा वो कौन सा रहता है? जून महीना रहता है, क्योंकि इस समय पूरी शुष्कता होती है, और शुष्कता होने के कारण मिट्टी जो है उसके कण हल्के हो जाते हैं या उनके बीच में दूरी आ जाती है, और वो आसानी से वायु के साथ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं। तो ये तो हमने एक कॉमन सी बात कर ली। अब अपने इन दोनों अपर्दन के बारे में बात कर लेते हैं। वायु अपर्दन, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो वायु अपर्दन में और सारे फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए। वायु अपर्दन, इसी वायु अपर्दन को अपने परतदार अपर्दन के नाम से, या इसी को अपने क्षैतिज अपर्दन के नाम से भी संबोधित कर देते, क्षैतिज अपर्दन। तो परतदार अपर्दन बोल दो या क्षैतिज अपर्दन। क्षैतिज का मतलब आप समझ रहे हैं, क्षैतिज का मतलब होता है कि समांतर चलने वाली जो हवाएं या पवनें होती है जो कि सतह के बिल्कुल समांतर चलती है, और एक जगह से उठा के जो चीजें हैं वो उनको क्या कर देती है? हवा के साथ जो आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो परतदार अपर्दन या इसको अपने क्या बोलेंगे? क्षैतिज अपर्दन, यानी कि पृथ्वी की सतह के बिल्कुल साथ आगे की तरफ बढ़ने वाला जो अपर्दन है उसको बोलेंगे अपने वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित वगैरह सारी बातें मैंने आपको बता दी। दूसरा अपने जो प्रकार लेते हैं वो लेते हैं अपने जल अपर्दन। जल अपर्दन, तो जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित अगर एरिया की बात करें हम तो कोटा संभाग है हमारा। कोटा संभाग है जो ओवरऑल सर्वाधिक मृदा अपर्दन से प्रभावित होता है, जल अपर्दन से प्रभावित होता है। और जिले के अकेले जिले की बात करें तो भी हमारे पास कोटा जिला है। जल अपर्दन का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो कौन से जिले में देखने को मिलता है? कोटा जिले। अब ये जल अपर्दन हमें दो रूपों में दिखाई देता है। एक तो वो रूप जहां पे नदियां बहती हैं, और नदियों के द्वारा जब ऊंचाई वाले स्थानों से वो निचले क्षेत्र में गिरती है, जैसे कोई पठारी प्रदेश हमारा मान लो, इस पठारी प्रदेश के ऊपर नदी बहकर और नीचे वाले एरिया में गिरेगी, मैदानी प्रदेश में गिरेगी, तो लंबे दूरी तक अपने आप में क्या है? लगातार खड्डे बनाते हुए चलती है। तो इस प्रकार का जो अपर्दन होता है उसको लंबवत अपर्दन बोल देते हैं, या इसी अपर्दन को अपने अवनालिका अपर्दन बोल देते हैं। तो इस अवनालिका अपर्दन या लंबवत अपर्दन की वजह से राजस्थान में बीहड़ नाम की स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है। क्या बनती है?
बीहड़। तो बीहड़ भूमि का विस्तार जो है वो एक तरीके से जल अपर्दन का ही उदाहरण है, और जिसमें लंबवत अपर्दन ज्यादा होता है, और जिसको अपने किसकी संज्ञा देते हैं, अवनालिका अपर्दन। तो ये अवनालिका अपर्दन उत्पन्न करने वाली, बीहड़ उत्पन्न करने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं राजस्थान के अंदर। चंबल नदी जो कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन उत्पन्न करती है हमारे। दूसरी अगर नदी इसी के साथ एक बहने वाली एक नदी और है जिसका नाम है गंभीर नदी के नाम से, वो भी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। तीसरी नदी जो है वो घग्गर नदी है, घग्गर नदी जो किसी समय के अंदर बहुत अधिक अपर्दन उत्पन्न करती थी। इसी वजह से घग्गर का पार्ट जो है उसको अपने नाली बोलते हैं। नाली का मतलब वही अवनालिका से बना हुआ, यानी कि दूर दूर तक गहरे जो खाइयां हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जल अपर्दन के मुख्य प्रकार हो सकते हैं, जिसके अंदर एक लंबवत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन जो कि बीहड़, और बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला अगर अपने बात करें तो वो भी कौन सा है, कोटा। ठीक है, सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि जो है वो अगर हमें देखने को मिलती है तो कहां मिलती है, कोटा में। तो ओवरऑल राजस्थान की लगभग ये मान लो आप 4.2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, एक आंकड़ा ये कहता है कि 4.2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बीहड़ से प्रभावित है, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में हमारी भूमि जो है वो बंजर भूमि के रूप में है, जहां पे किसी प्रकार की कोई कृषि नहीं होती। तो एक तो लंबवत अपर्दन। दूसरा जो अपर्दन होता है वो हमें पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, जहां वर्षा ज्यादा होती, तो वर्षा ज्यादा होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र से जो पानी नीचे की तरफ बहकर आता है, ये पानी क्या करता है, अपने साथ ऊपर वाली मिट्टी की सतह जो है उसको बहाकर आगे की तरफ ले जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाला ये जो अपर्दन होता है इसको अपने चादरी अपर्दन के नाम से बोलते हैं, शीट इरोजन बोलते हैं इसको अपने, शीट इरोजन। ठीक है, चादरी अपर्दन बोल देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है तो क्षैतिज अपर्दन ही है, वो तो लंबवत अपर्दन है और ये कैसे, क्षैतिज अपर्दन। तो हवा से भी क्षैतिज अपर्दन होता है, उसको अपनी परतदार अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन बोल देते हैं, और जल द्वारा होने वाले इसी अपर्दन को अपने क्या बोल देते हैं, चादरी अपर्दन बोल देते हैं। तो इसमें क्या होती है, पानी जो जैसे आप घरों में और में भी देखते हो ना, जब बरसात ज्यादा होती है तो हमारी जो छत के ऊपर से जो पानी आ रहा होता है वो अपने आंगन की मिट्टी जो है उसको अपने साथ दूसरी जगह या घर के बाहर तक ले जाता है। तो इस प्रकार का अपर्दन जो होता है उसके अंदर बड़ी बड़ी खाइयां नहीं बनती है, अपितु मृदा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो राजस्थान में ऐसा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हमारे, या तो हमारा क्या है, सिरोही क्षेत्र है। ठीक है, तो चादरी अपर्दन या पर्वतीय अपर्दन से प्रभावित सर्वाधिक जो जिला है वो कौन सा है, सिरोही। और सिरोही के बाद अगर दूसरा कोई जिला इससे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, तो वो है हमारा राजसमंद। तो सिरोही और राजसमंद जिलों के अंदर ये पर्वतीय प्रकार का अपर्दन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो हमने देखा चादरी अपर्दन के रूप में, और दूसरा हमने देखा बीहड़ भूमि के रूप में। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का अपर्दन जो है वो हमारा जल अपर्दन की श्रेणी। तो यह अपर्दन एक बड़ी समस्या हमारी। ठीक, सेकंड जो समस्या है वो हमारी लवणीयता को लेकर के समस्या। देखो, पीएच के आधार पर अगर अपने बात करें तो मृदा हमारी 3 महत्वपूर्ण प्रकार की होती है, जिसमें एक हमारी समस्या नहीं है, 2 हमारी समस्या है। एक मृदा वो होती है जिसको अपने अम्लीय मृदा की संज्ञा देते हैं, अम्लीय मृदा। और दूसरी जो हमारी समस्या है वो उसको हम बोलते हैं लवणीय भूमि, या लवणीय मृदा बोल दो, या इसको बोल दो क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। तो पीएच का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता है आयनों की वो कितनी है उस मृदा के अंदर। तो उसके आधार पर अगर अपने देखें तो ऐसी मृदा जिसमें पीएच का मान 7 से कम होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है, ऐसी मृदा जो है उसको अपने क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा बोलते हैं। नेट जिस मृदा का पीएच का मान 7 होता है वो हमारे लिए उदासीन मृदा के रूप में जानी जाती है, उदासीन मृदा। ठीक है, जिसका पीएच का मान 7.1 से लेकर 14 के बीच में होता है, ऐसी मृदा को अपने लवणीय या क्षारीय मृदा बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अम्लीय मृदा ज्यादा पाई जाती है। तो अम्लीय मृदा जिसके अंदर अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, तो मोस्टली ये अम्लता ज्यादा बढ़ने का रीजन क्या होता है हमारा, यही होता है कि जिस भूमि के अंदर ह्यूमरस की मात्रा ज्यादा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वातावरण की उसके साथ क्रिया करके एक अम्ल बना लेती है, जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल के नाम से। यह कार्बोनिक अम्ल जितना मृदा के अंदर ज्यादा बन जाता है वो मृदा जो है वो पीएच की दृष्टि से 7 से पीएच उसका कम हो जाता है, और ऐसी मृदा को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा बोलते हैं। तो ऐसी मृदा जो होती है उसका उपचार भी किया जा सकता है, और इसके उपचार का जो तरीका है वो है हमारे पास लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को पीस करके उसका चूर्ण बना करके अगर मृदा के अंदर हम उसको डाल देंगे तो ये लाइमस्टोन जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, बेसिक होता है, और जैसे ही इसके साथ ये अम्लीय मृदा के साथ जुड़ता है दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और ये क्या बन जाती है, मृदा हमारी उदासीन बन जाती है। कहने का मतलब अब इसमें कृषि होने लायक मृदा ये हमारी बन जाती है। दूसरी हमारी जिसमें लवणीयता की या क्षारीयता की मात्रा 7.1 से ज्यादा हो जाती है,
तो इसके अंदर मोस्टली सोडियम क्लोराइड की अधिकता हो जाती है। सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब नमक की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी कहाँ मिलती है? तो एक तो इसका मैंने अभी आपको बताया था कि मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली जो खारी मृदा होती है हमारी, खारी मृदा, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होती है, खारी। ठीक है, जिसको अपने लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं, खारी मृदा के नाम से। तो खारी मृदा जो है इसका भी उपचार संभव हो सकता है, और इसका उपचार करने के लिए हमें इसमें जिप्सम डालना पड़ता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डालना पड़ता है, जिप्सम, या फिर क्या है, जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा किया जाए, गोबर की खाद वगैरह, तब भी ये मृदा जो है इसको उपचारित किया जा सकता है। सबसे बेस्ट जो मृदा मानी जाती है हमारी, वो मृदा होती है जिसका पीएच ना तो अम्लीय हो, न बहुत ज्यादा क्षारीय हो, न उदासीन, बीच का सा पीएच होता है, वो हमारी सबसे बेस्ट मृदा मानी जाती है उपजाऊपन की दृष्टि से। ये भी हमारे कुछ इलाकों के अंदर अम्लीयता की समस्या, और कुछ इलाकों के अंदर क्या है, लवणीयता या क्षारीयता की जो समस्या है, लवणों की अधिकता मिलने वाली समस्या, वो भी राजस्थान के अलग अलग एरिया में देखने को मिलती है। तो ये वाला कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि कौन सी मिट्टी के अंदर क्या डालने से उस मृदा का आसानी से उपचार किया जा सकता है, ये वाला। चलो तीसरी एक समस्या की ओर बात कर देते हैं अपने लास्ट, जिसको अपने बोलते हैं सेम की समस्या, या इसको बोलते हैं जल आधिक्यता की समस्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब ये वाली समस्या जो है ये मुख्य रूप से हमें दो क्षेत्रों में दिखाई देती है। एक्चुअल में ये समस्या है क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। भूमिगत जल का मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाना, ऊपरी सतह पर आ जाना, ये जो क्रिया होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, सेम की समस्या बोलते हैं। कहने का मतलब पूरी भूमि जो है, पूरा जो एरिया है, वो हमें चारों तरफ से किससे भरा हुआ दिखाई देता है, जल से भरा हुआ दिखाई देता है ना। तो जैसे हनुमानगढ़ के जो वासी हैं वो तो इससे बहुत बखूबी परिचित है। रावतसर का एरिया है, बडोपल का जो क्षेत्र है ना, बैरूसरी का जो क्षेत्र है, वहां उस एरिया के अंदर ये विशेष रूप से ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, भूमिगत जल जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है, यानी कि पूरा भूमिगत जल और पृथ्वी के ऊपर की सतह वाला जल एक हो जाता है, तो पूरा दलदली क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, दलदली क्षेत्र, दलदल बन जाता है पूरा का पूरा। अब ये समस्या मोस्टली हमें दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देती है। एक तो वो एरिया जहां अत्यधिक सिंचाई होती है, अत्यधिक सिंचाई, या फिर उस एरिया में जहां पे माइकासिस चट्टानें पाई जाती है, माइकासिस चट्टानें। अब इन दोनों के अंदर ये सेम की समस्या उत्पन्न होने के पीछे जो कारण काम करता है, उस कारण को हम बोलते हैं केशिका क्रिया। इसी को अपने केशिकात्व बोल देते हैं, इसी को अपने इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन बोल देते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व या केशिका क्रिया के कारण क्या होता है, ये क्रिया होती है। अभी इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि जो मृदा होती है, इस मृदा के अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म रोम की तरह की संरचनाएं पाई जाती है। आपने अगर गौर किया हो, कभी किसी पौधे की जड़ को उखाड़ोगे तो उस पौधे की जड़ के ऊपर आपको छोटे छोटे संरचनाएं दिखाई देगी, बालों की तरह की, उनको मूल रोम बोलते हैं, अपने रूट हेयर बोलते हैं उनको। उसी प्रकार के रूट हेयर्स जो है वो हमें मृदा के अंदर नॉर्मली वैसे भी दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी को नीचे से अवशोषित करके ऊपर की तरफ लाते हैं, क्योंकि जड़ें जो है वो पानी अवशोषण का कार्य करती है, और ये पौधे के ठीक शीर्ष भाग तक क्या करती है, पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण हो रहा है और ये ऊपर तक जो पानी जा रहा है, ये सब किस क्रिया के कारण हो रहा है, केशिका क्रिया का। कहने का मतलब इसमें जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है और पानी ऊपर आता है। अब जहां अत्यधिक सिंचाई होती है वहां पे एक्चुअल में क्या होता है, नहरें वगैरह ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या मिलती है अपने को, नहरें ज्यादा मिलती है, ट्यूबवेल ज्यादा मिलते हैं, खुली सिंचाई ज्यादा मिलती है। खुली सिंचाई का मतलब सीधा खाले बनाकर या नालियां बनाकर और सीधा खेत में ओपन पानी छोड़ दिया जाता है। तो पौधे सारे पानी का तो अवशोषण करेंगे नहीं, तो जो पानी अतिरिक्त पानी बचता है, उस अतिरिक्त पानी के कारण भूमिगत जल स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। भूमिगत जल स्तर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन नहरों के अंदर होने वाला जो रिसाव है, ठीक है, पेंदे के अंदर या कहीं भी पानी का कोई रिसाव अगर होने लगे तो हमें जल्दी से पता नहीं चलेगा। तो वो तो सरकारों के द्वारा लगातार टाइम टू टाइम लाइनिंग का काम किया जाता है नहरों का, तब पता चलता है। नहर का पानी रोक करके फिर उसकी मरम्मत की जाती है, तब उस
रिसाव को रोका जाता है। अदरवाइज क्या होता है, ये रिसाव लगातार होता रहता है और भूमिगत जल स्तर जो है वो क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये भूमिगत जल स्तर बढ़ता बढ़ता पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है और नीचे मृदा के जो लवण होते हैं वो सारे पानी के साथ घुल करके आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। वो पानी थोड़े टाइम बाद में सूख जाता है, लेकिन मृदा ऊपर से क्या हो जाती है, पूरी लवणीय हो जाती है और ऐसी मृदा जो है वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं रह जाती। तो ये जो समस्या होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, सेम समस्या बोलते हैं। तो नहरी सिंचित क्षेत्र, तो इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के 2 जिलों के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यही है जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले, नहरें ज्यादा है यहाँ पर। तो इस प्रकार की समस्या यहाँ देखने को मिलती है, सेम वाली समस्या। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए भी कई सारे ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। 2003 के अंदर एक प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया था नीदरलैंड के सहयोग से, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं इंडो डच जल निकासी परियोजना, इंडो डच जल निकासी परियोजना। तो इस परियोजना के माध्यम से भी इस सेम प्रभावित क्षेत्र जो है इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से इसमें भी सफलता नहीं मिली। दूसरा, एक पौधा भी ऐसा होता है जो कि इस सेम की समस्या के उपचार के लिए काम में लिया जाता है, जिसको यूकलिप्टिस बोलते हैं। यूकलिप्टिस, जिसको हमारी जनरल लैंग्वेज में सफेदा बोल देते हैं। तो कहा जाता है कि ये सफेदा जो होता है, यूकलिप्टिस जो होता है, ये भी उस मृदा के अंदर से लवणीय जो लवण होते हैं या लवणीय आयन जो होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो एक तो यूकलिप्टिस के ऑस्ट्रेलियन पौधा ही, इसका भी खूब सारा एक तरीके से वृक्षारोपण जो है वो इस एरिया में किया गया था। दूसरा, ये 2003 के अंदर इंडो डच जल निकासी परियोजना जो है उसको भी संचालित किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी ये क्षेत्र सेम प्रभावित क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान के ये 2-3 गांव हनुमानगढ़ के 1-2 बार पेपर में भी पूछे गए हैं, बडोपल गांव, पैरूसरी गांव, ठीक है, रावतसर, गंदेली, ये जो गांव है ये इस सेम से सर्वाधिक प्रभावित गांवों के अंदर शामिल है, ठीक है। चलिए, दूसरा एरिया इसका माइकोसिस चट्टानों वाला है। तो ये तो हमें पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष रूप से दिखाई देता है, ठीक है, जहां भूमि के नीचे माइकोसिस चट्टानें हैं और उसकी वजह से पानी, जो वर्षा का पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है, धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और वो चट्टानों के ऊपर ही रहता है। तो केशिका क्रिया के कारण ये माइकोसिस चट्टानों में जो लवण है, ये सोडियम क्लोराइड है इनके अंदर सारा का सारा, और वो धीरे धीरे करके आता है, भूमि की सतह के ऊपर आता है और उसकी वजह से भूमि क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो ऐसी भूमि को रे कलर उस्सर भूमि के नाम से अपने संबोधित किया है। तो मोस्टली बाड़मेर जालोर वाला जो एरिया, जोधपुर वाला जो एरिया, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो वहां पर तो इस प्रकार की सिंचाई मैंने बताया बैन है, बूंद बूंद सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करके आप वहां पे ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने 3 महत्वपूर्ण समस्या, मृदा अपर्दन की समस्या, लवणीयता और क्षारीयता की समस्या, और तीसरी हमारे पास सेम या जल अधिक्यता की जो समस्या है और उससे प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का कौन कौन सा है, इसकी हमने बात की। तो ये मृदा वाला चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे दी एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपने फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।